तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। वर्कशॉप कैलकुलेशन ईयर फर्स्ट मॉड्यूल 5 का है। आज के वीडियो पे हम ये आपको सारी चीज़ें मतलब कहने का कि इसमें पूरा मॉड्यूल कवर अप करेंगे। फटाफट जो सॉल्वेबल क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्वेबल मैं बाद में करके दूंगा। अभी मैं प्रॉपरली आप सभी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करवा देता हूँ फटाफट। तो आप लोग सभी लोग फटाफट देख लीजिए सारे क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन अटेंड करके आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये अपना है 79 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड? गति का सूत्र क्या है? गति का सूत्र आप सभी को पता ही होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? इस इकाई क्या है? गति की इकाई क्या कहलाती है? आपको ये भी पता होगा, मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी? वेग का सूत्र क्या है? तो वेग का सूत्र आप सभी को पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम सेकेंड नंबर। फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज, अब अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेसेस ओनली अ मैग्नीट्यूड और इट्स साइज अलोन? जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको भी पता होना चाहिए कि परिमाण, और जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइज अलोन। मैग्नीट्यूड और साइज अलोन में एक ही होता है, मतलब कहने का। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जिस वस्तु का परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई एक प्रोडक्ट है तो उस वस्तु को, जैसे कहते हैं मतलब कोई भी एक वस्तु है तो उसको जो साइज को, उसको क्या बोलते हैं? उसके साइज को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये आंसर आएगा। अब आता है सेकंड 84 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज कॉल्ड इफ बॉडी पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल ऑफ वेलोसिटी? यदि वस्तु में परिमाण और वो वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट है और उसमें वेलोसिटी का मतलब वेग, जो उसमें आप धक्का देते हो ना, तो वो उसका परिमाण, मतलब उस वस्तु का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो दोनों बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी? किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है? आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर किसी वस्तु को यहां से वहां तक रख देते हैं तो उसमें परिवर्तन दर क्या कहलाती है? क्या कहलाता है आपके हिसाब से बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट। वेलोसिटी, वेग कहलाता है। अगर किसी चीज को धक्का देते हैं तो उसका एक वेग होता है, जो अगर हम राइट टू लेफ्ट की ओर धक्का देते हैं किसी चीज को, तो वो जो राइट टू लेफ्ट जो जा रही है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। फिर आप क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? व्हाट इज कॉल्ड इफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन एंड रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स? अब 86 नंबर ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? बॉडी एट रेस्ट, विश्राम को इसमें होता है। कहने का मतलब ये कि जब अगर वस्तु नहीं हिलती है उसको धक्का देने पे तो उसको क्या बोलते हैं? विश्राम की वस्तु, मतलब वो जो वस्तु है वो विश्राम के अंतर्गत में आता है। कहने का मतलब बॉडी एट रेस्ट, वो जो है वो एकदम रुका हुआ है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कवर अप करते हैं फटाफट, जल्दी। आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, फटाफट लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज कॉल्ड इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स अराउंड? 87 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है या कोई बॉक्स है छोटा सा, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है, मतलब अपनी उस जगह पे के हिसाब से अगर वो बदल जाता है, अगर उसका जो फेस है, जिसमें अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर बॉक्स है तो उसके फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, तो उसमें वो ये कह रहा है कि अगर उसकी स्थिति हम बदलते हैं तो उसका मोशन बदलता है ना, उसकी वस्तु की गति में बदलाव आ जाता है। अगर उसको हम धक्का देते हैं तो वो खिसकने लगता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी जितनी दूरियां होती हैं तो उसमें मोशन, जितना वो दूर चला जाएगा तो वो मोशन कहला जाता है ना। तो इसमें यही आंसर दिया हुआ है। तो हम फटाफट बता देते हैं, आप लोग तो देख ही चुके हैं क्वेश्चन, तो मैं आंसर आपको फटाफट बता देता हूँ। बॉडी एट मोशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88 नंबर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स इन अ लाइन 21 सेकेंड्स? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 68 मीटर की दूरी तय करता है? सीधे से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कुछ नहीं करना है आपको, सीधे 168 को 21 से डिवाइड करिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। करके देखिए, मैं आपको बता दिया हूँ। मैं इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी पर सेकंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन? 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 120 मीटर्स लेंथ इन 20 सेकेंड्स।
एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म से 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तो आप लोग को सीधे से लगा लेना है, इसका फार्मूला लगता है, बिना फार्मूले के सॉल्व नहीं होगा। इसमें आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है। तो चलिए नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कवर कैसे होगा, वह 120 जो इसमें दिया हुआ है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 80 मीटर लंबी ट्रेन को, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। और ये 20 सेकंड्स ये अपना टाइम दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके इसको सीधा आप लोग कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है प्रेजेंट में वो आ रहा है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको मीटर में आंसर आएगा, इसको आपको किलोमीटर में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एसिलरेशन। एसिलरेशन यानी कहने का मतलब त्वरण के लिए सूत्र क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है, चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं और इसमें ऑप्शन है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। एसिलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे 100। यानी कहने का मतलब इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। अगर इसको आप उसमें लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, इसमें आंसर डी में आएगा आपको अगर कभी एग्जाम में आता है। तो A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। ये इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। आप लोग जरूर इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा और कहीं मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग इसको आंसर लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया हूँ आपको, मैंने इसको बहुत ढूंढा तब जाके मुझे मिला हुआ है। और क्या होता है कि आपको जानते हैं गूगल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो बच्चों की समझ में नहीं आती, मैं उसको सब क्लियर वाइज करके ला के देता हूँ इसमें। तो आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। अगर मान लीजिए इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट्स, मतलब इकाई के बारे में क्या होता है, एक्सेलरेशन की इकाई क्या कहलाती है। तो आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा, मीटर पर सेकेंड जो होता है वो यूनिट ऑफ स्पीड हो गया। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका आंसर, और वहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता था स्पीड में। इसमें जो एक्सेलरेशन में होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इफ स्पीड ऑफ द कार हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर एक कार का एक्सेलरेशन क्या होगा यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। कहने का मतलब कि उसका एक्सेलरेशन यानी उसका एक्सेलरेट कितना हो रहा है कि अगर 1 मिनट में 25 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, मतलब कहने का कि 25 किलोमीटर वो 1 मिनट में पहुंच रही है, तो हम उसको अगर 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको चलाएंगे तो वो उसका कार का त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है। V का मतलब होता है वेलोसिटी एंड U का मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फटाफट आप लोग इसको पुट करेंगे क्वेश्चन और आंसर आपको फटाफट ही मिल जाएगा, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। इसको नहीं कर पाएंगे तो मैं अब इसकी सारी जो सॉल्वेबल क्वेश्चन है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें डाल दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा फटाफट। मैं क्यों बढ़ रहा हूँ आगे, क्योंकि कोर्स थोड़ा पीछे हो रहा है और स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, तो मैं इस वक्त थोड़ा सा बिजी था जिस वजह से मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं डाल पाई है। तो मैं इसको सॉल्वेबल क्वेश्चन फटाफट डाल रहा हूँ, आप लोग इनको जरूर याद रखें। क्या होगा कि इनसे आप सारे क्वेश्चन आपको मिल तो जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन मिलते ही नहीं सभी बच्चों को, तो मैं सबको आपको सॉल्वेबल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the retardations of a car moving with a velocity of 50 km per hour is brought to rest in the 45 seconds। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या है। कहने का मतलब कि अगर कोई एक कार है जिसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलाया जा रहा है और 45 सेकंड में उसको रोक दिया जाता है, तो उसका रोकने में जो मंदन मतलब रिटार्डेशन क्या होता है, तो रिटार्डेशन उसको रोकने में कितना सेकंड लगेगा या कितना सेकंड में वो रुक रही है पूरा कहने का मतलब 45 सेकंड में जो उसका विश्राम लाया जा रहा है, तो वो 50 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार है उसको 45 सेकंड में कम करने में कितना समय लगता है। तो फटाफट मैं आपको बता दूं 0.30 मिली सेकंड स्क्वायर, यही इसका आंसर है। 0.30 मिली सेकंड स्क्वायर ये आपका आंसर है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम लैंडिंग फील्ड हैज टू रन 700 मीटर्स इफ इट लीव्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट।
कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है पर जमीन पर छोड़ देता है, 10 सेकंड तय करने पर जमीन छोड़ देता है। कहने का मतलब कि एक हवाई जहाज है, उसकी जो लैंडिंग फील्ड यानी उड़ान भरने वाली जहाज है, जिसका त्वरण क्या होता है, उसका हमको एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करना है। तो वो कह रहा है कि अगर हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करती है 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, अभी नहीं समझ में होगा। तो यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है, कहने का मतलब कि 700 मीटर की जो टेक ऑफ रनवे है उतना एरोप्लेन दौड़ने में उसको 10 सेकंड लग जाता है, तो वो 10 सेकंड बाद जमीन को छोड़ देता है। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, वो कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, ये आपको पता करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, फटाफट ही आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी वे है, आप लोग एक बात जान लीजिए, इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे बनेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को ईजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, आप फॉर्मूला पे पुट करेंगे आप लोगों को फटाफट आंसर मिलेगा। और आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली सॉल्व करके पूरी वीडियो डालूंगा और आप लोग उसको देख पाएंगे कि क्या आंसर होगा, क्या कैसा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं उसको आंसर बता देता हूँ आपको फटाफट क्या होता है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे ना जब, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पर मीटर में मतलब पर सेकंड में कितने मीटर जा रहा है, इसमें जो लिखा हुआ है। तो मैं इसमें आंसर आपको बताता हूँ, इसमें जो होगा 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड के अंदर वो टेक ऑफ कर जाएगा। समझ गए आप लोग। इसको आप लोग लगाइए क्वेश्चन में, आप जैसे आप लगाएंगे ना फॉर्मूला, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को याद करना है फटाफट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन, what maximum height a stone will be reached if it is thrown upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपर की ओर फेंका जाए, और हमें गिवन में क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके फटाफट वेलोसिटी निकालना है और कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। टाइम इसमें दिया हुआ है कि आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर ये होता है, ठीक है। इसमें आपको इतना दिया हुआ है, आपको पता करना है कि अगर हम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंकते हैं तो उसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी पता करना है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन में सीधे वो लगाएंगे फार्मूला तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। मैं आपको आंसर फटाफट बता देता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा, 20 मीटर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम, एक इकाई समय में क्या गया कार्य होता है। व्हाट मतलब क्वेश्चन क्या है, कैसा लिखा, देखिए इसमें मिसप्रिंट भी हो जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम, कहने का मतलब एक इकाई में समय कार्य किया गया क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब एक परफेक्ट टाइम के अंदर कार्य को कंप्लीट करने वाला क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कि स्पेसिफिक टाइम 5 मिनट में अगर कोई कार्य हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नहीं पता, गेस करिए आप लोग फटाफट। 4 ऑप्शन है, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, एनर्जी। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पावर की जरूरत पड़ती है, हमारे पास पावर नहीं होगा तो टाइम कितना भी होता है बिना पावर के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी वे है, आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसे क्या कहते हैं। अगर किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाती है बताइए। किसी वस्तु को अगर काम करना है तो क्या उसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है, आपको पता है, थोड़ा सा गेस करिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वर्क, एनर्जी, इफिशियंसी, एक्सेलरेशन। शक्ति का आउटपुट और शक्ति का इनपुट क्या अनुपात होता है, रेशियो पता करना है इन दोनों के बीच में कितना रेशियो क्या होता है, उस रेशियो को क्या कहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग तो गेस कर लीजिएगा, अगर आपका आंसर ये सही होगा तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एफिशिएंसी होती है दक्षता, उन दोनों को मतलब शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट, इन दोनों का लेन और देन, इनको एफिशिएंसी कहलाती है। दक्षता, उसके अंदर कितनी दक्षता है किसी चीज को पावर देने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती यानी खिसकाती है तो उसे क्या कहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये 1 न्यूटन का बल अगर हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है यानी खिसका देती है। अगर हम 1 न्यूटन का बल किसी भी चीज में लगा देते हैं तो वो 1 मीटर खिसक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या आपको पता है, गेस करिए फटाफट। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है,
1 जूल, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। हाउ मेनी अर्जेस फॉर अ 1 जूल? आपको पता होना चाहिए अर्जेस क्या हुआ, ये जो होता है ना अर्गस, यानी मतलब ये एक इकाई होती है, यूनिट होता है, तो उसमें ये पूछ रहा है कि 1 जूल में कितने अर्गस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, उसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपके अकॉर्डिंग अगर शायद ही गेस कर पाए आप लोग, कितने लोग का आंसर सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, 107 अर्गस होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी न्यूटन्स फॉर 1 किलोग्राम्स? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, क्या आपको पता है? गेस करिए फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने लोग आंसर सही हो पाते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा तुरंत, मैं बताता हूँ अभी, आप लोग गेस करिए फटाफट। 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट आप लोग के पास कितने आंसर सही निकले हैं। ये आ गया 9.81 न्यूटन्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये आ गया अपना 102 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग इसमें बहुत खास ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन हर साल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने में थोड़े से चेंजेस लगेंगे, थोड़े में आप गलती करके आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी वॉट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम, समझ रहे हैं? मैट्रिक सिस्टम याद रखिएगा। और आपके सेकंड 103 नंबर क्वेश्चन में ये यहाँ पे देखिएगा, ये वाले में 103 नंबर वाले में क्या कह रहे हैं, इसमें ब्रिटिश सिस्टम और 102 में मैट्रिक सिस्टम, ये दोनों अलग होते हैं और पूछेगा दोनों में 1 हॉर्स पावर कितना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाफट 102 नंबर की बात करते हैं। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? तो आप लोग को गेस करिए कितने लोग का आंसर सही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। 1 सेकंड है आपके पास, फटाफट जल्दी जल्दी गेस करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, 135.5 वॉट्स, 135.5 वाट होता है मैट्रिक सिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द हाउ मेनी वॉट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन अ ब्रिटिश सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम में कितने? एक बात आप लोग को सीधे से गेस करना पता है क्या, अगर मैट्रिक सिस्टम पूछते हैं ना, तो मैट्रिक सिस्टम में पॉइंट लगा मिलेगा आपको, और ब्रिटिश सिस्टम में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। और इसमें होगा 146 वाट, 146 वाट्स का 1 हॉर्स पावर होता है ब्रिटिश सिस्टम में। ये लोग ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, 746 वाट होते हैं ब्रिटिश सिस्टम में, और इसमें इस वाले में मैट्रिक सिस्टम में आपको 735.5 वाट होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर 1 हॉर्स पावर इन अ मैट्रिक सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है? समतुल्य इकाई, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल है बट डिफिकल्ट भी है। आप लोग गेस करिए, गेस तो करेंगे नहीं क्योंकि शायद इसको आपने नहीं सुना होगा। चलिए मैं बताऊंगा इसका आंसर आपको, 75 किलोग्राम पॉइंट मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं आपको? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग नहीं समझोगे। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर के समतुल्य इकाई क्या होती है, यूनिट पता करना है हमें। तो 1 हॉर्स पावर में अगर कोई इकाई, अगर हम किलोग्राम के हिसाब से बात करते हैं ना, तो ये इतने मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, ये याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही ये सारे क्वेश्चन ना बहुत रेयर नहीं है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है कहने का मतलब। और ये क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम में पूछ भी सकता है और ये 100% आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से याद रखिएगा। पूछ रहा है स्थितिज, जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या आप लोग फटाफट बताइएगा। मेगा आवर, मिलीग्राम हावर जूल, जो होगा आंसर ए नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, गतिज ऊर्जा बताइए फटाफट, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग फटाफट गेस करिए। 2 ऑप्शन इधर है और 2 ऑप्शन ये आपको मिलेंगे, ये देखिए, ये आपके पास सेकंड है 2.3 MV2 जूल और 2.3 MV जूल, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 1.2 MV2 जूल। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको नहीं पता है? चलिए मैं बता देता हूँ, ये आंसर होगा इसका, ये चीज 1.2 MV2 जूल। MV का स्क्वायर है, वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मेगा वोल्ट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 107 नंबर। हाउ मच वर्क डन इन 1 आवर इफ अ पंप कैन रेज 100 लीटर्स ऑफ अ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स इन 1 मिनट्स? आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि आप लोग क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्या क्वेश्चन कहता है, क्योंकि आधे बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्या कह रहा है, 1 घंटे में कितना कार्य होता है, कहने का मतलब यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। 200 मीटर ऊंचाई, कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपका एक बोरवेल है, कहने का मतलब बोर है आपका, ठीक है, पानी वाला, उसमें ये कह रहा है कि एक पंप 200 मीटर, आपका जो पानी है मतलब मोटर है, वो आपके बोर के अंदर 200 मीटर नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसको क्या होता है, 1 मिनट में 100 लीटर पानी वो उठा रहा है,
कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। 200 मीटर ऊंचाई या गहराई मान लेंगे ना तो भी आपके बोर मोटर के लिए तो ऊंचाई पड़ेगी, नीचे भी रहेगा। तो मैं आपको समझाने के पर्पज से इसको उठा रहा हूँ कि अगर 1 घंटे में कितना कार्य हो जाता है, तो आपको इसमें बताना है। इसको फार्मूला के वर्डिंग आप पुट करेंगे वर्क डन के लिए। तो मैंने आपको अभी बताया वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए फटाफट इसको क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग एक बार समझ लीजिए, यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है तो कितना कार्य कंप्लीट हुआ, आपको ये पता करना है। तो अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको पुट करिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा ये 12 इंटू 105 किलोग्राम मीटर। समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन इफ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन्स एक्ट अपॉन अ बॉडी एंड द बॉडी हैज बीन मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 250 न्यूटन बल किसी के वस्तु पर कार्य मतलब बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होता है। आप लोग ने भी पढ़ा ना, न्यूटन में अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो 1 मीटर खिसक जाता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम 250 न्यूटन अगर यूज करते हैं, बल किसी वस्तु पर लगा देते हैं तो वो 15 मीटर दूरी तक चली जाती है तो कितना कार्य कंप्लीट हो जाता है। फटाफट इसमें क्या होगा, आप लोग ध्यान क्वेश्चन को फाइंड करिए। मैंने आपको आंसर बताया हुआ है कि क्या होता है, सॉरी फार्मूला बताया हुआ है। तो आप लोग मैं आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। अभी आप लोग को समझ में नहीं आता है या क्वेश्चन ये नहीं लगा पाते ना, तो आप लोग इसको सबसे पहले तो समझिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब इसको आप लोग याद करिए सीधे सीधे। और मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे जब आप लोग इसको ध्यान देंगे ना तो मैं आपको इसको सारी वीडियो, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ये वीडियो भी बना के दे दूंगा। पर प्रेजेंट टाइम में थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सिलेबस पीछे हो चुका है, तो उसको कंप्लीट करवाना है। तो ये आप लोग आंसर याद करिए फटाफट। और नहीं आता है समझ में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इन सारी चीज़ों की वीडियो बना के दे दूंगा फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ अ बॉडी ऑफ अ मास। इन सबके देखिए, इसमें अभी हमने न्यूटन का पूछा लिखा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, आपने अभी पढ़ा है 105 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या सूत्र होता है, मैंने आपको बताया ना, अभी क्या बताया था, mgh जूल। ई नंबर क्वेश्चन था, ए वाला ए नंबर वाला आंसर था, यही इसका आंसर है। तो इसमें आपको लगाना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ द बॉडी। कहने का मतलब कि यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 250 ग्राम का द्रव्यमान, कहने का मतलब जो उसका द्रव्यमान आप लोग समझते हैं ना क्या कहलाता है, मास, ठीक है। अगर 250 किलोग्राम का द्रव्यमान और उसकी उस वस्तु की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो आप लोग को इसको फॉर्मूला जब पुट करेंगे ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको फटाफट अभी आंसर बताऊंगा। यहाँ पे होता है 73.57 किलोग्राम जूल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आपको मेरे कमेंट बॉक्स में जाएंगे ना, आप लोग उसमें सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको ये पूरा PDF ही दे के रखा है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आप लोग फटाफट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी ऑफ अ मास 10 किलोग्राम केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ पोल 20 मीटर्स हाइट। यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो आपको इसमें किलोग्राम दिया हुआ है और उसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है 20 मीटर और अपने आप को फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए हम फटाफट बता देते हैं आपको यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा फाइंड करना है। तो मैं आपको फटाफट इसका आंसर बता देता हूँ आप लोग को क्या होगा इसका आंसर। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप लोग गेस करिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। अभी आप लोग नहीं समझ में आता तो आप लोग मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको फटाफट इसका आंसर अभी बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा 1962 जूल्स, 1962 जूल्स इसके अंदर का आंसर। इसको आप जब फाइंड करेंगे तो इतना आपका आंसर आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर फटाफट सारी चीज़ें सॉल्व करके बता दूंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सभी के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बस आपको एक कमेंट करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वर्क डन इन अ जूल इफ अ लोड ऑफ 15.5 किलोग्राम इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर्स। यदि किसी 15.5 किलोमीटर का भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें जूल का कितना कार्य होता है। कहने का मतलब कितने जूल का, न्यूटन पता है ना कि एक न्यूटन का फोर्स लगाते तो उधर खिसक जाता है। सेम ऐसे ही 15 किलो का एक भार है, कोई वस्तु है जो 15.5 किलो की है और उसकी जो ऊंचाई मतलब उसको उठाया जा रहा है वो 4.5 मीटर ऊपर तक उठाया फेंका जा रहा है तो उसमें जो जूल कितना जूल खर्च हो रहा है, उसका कार्य कितना होता है ये बताना है। तो हम इसका आंसर फटाफट बता देते हैं। 669 जूल लगता है आपको एनर्जी, इतनी एनर्जी लग रही है, ठीक है ना।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ तक हमने वर्क डन पढ़ा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपका पूछ रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो आप लोग को पता होना चाहिए फटाफट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको भी पिछली बार बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो आपको इसकी स्पीड बताना है, कितना स्पीड से वो कितना स्पीड का फोर्स लेके चल रही है, तो इसमें आपको बताना है। तो आप लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। फटाफट जो आंसर है मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 625 जूल होगा, यही आपका आंसर है। तो ये हुआ आपका पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, मॉड्यूल नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे आपको मॉड्यूल नंबर 6 लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोग को मदद मिल सके। और मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको सॉल्वेबल क्वेश्चन भी मिलेंगे और मैं आपको थ्योरी भी रिलेटेड से क्वेश्चन बता दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आप लोग को कहाँ से स्टार्टअप करना है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम आने के लिए। ठीक है, तो आप लोग फटाफट ऐसे लगे रहिए, तैयारी करिए और धन्यवाद आप सभी का।